नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, कहा जाता है राजनीति में गर्वोक्तियां नहीं करना चाहिए, घमंड में आकर कुछ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो बाद में आपके ही गले पड़ जाए। और ऐसा हम बार बार होते हुए देख रहे हैं। उससे सबक लेना चाहिए, राजनेता नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी गर्वोक्तियां की थीं 2014 के चुनाव में, उसके बाद भी। और हम जानते हैं कि उनकी वजह से उनका कितना मजाक बनाया जाता है, उनकी कितनी जग हंसाई होती है, ख़ास तौर से 56 इंच की छाती वाले उनके बयान की वजह से। अब देखिए कि ये सबक नहीं लेते हैं लोग और किस तरह की गर्वोक्तियाँ करते हैं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने एक गर्वोक्ति की है कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उन्होंने उसमें अपने 14 लोगों को मंत्री बनाने में कामयाबी हासिल कर ली और उससे उन्होंने लगता है कि उन्होंने मैदान मार लिया है, अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटा दी है, उन्होंने किला फतह कर लिया है। जाहिर है कि उनके टारगेट दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी में उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी और फिर अपने को मजबूत करने के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ा, 22 विधायकों को दल बदल कराया, बीजेपी से हाथ मिलाया और अब ये सारा बैकग्राउंड आप जानते ही हैं। तो ये उनको अपनी जीत का जश्न का अवसर लग रहा है और उनको संदेश देने का एक मौका लग रहा है और इसी में उन्होंने गर्वोक्ति की है। लेकिन देखिए, इसका जवाब भी आया है दिग्विजय सिंह की तरफ से और उन्होंने कहा है कि एक ज़माना था जब वो माधवराव सिंधिया के साथ शेर का शिकार किया करते थे। हालांकि वो ये उस समय की बात है जब शेर का शिकार करना प्रतिबंधित नहीं हुआ था। तो लेकिन दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं, उनका मंतव्य साफ है कि वो शेर के शिकारी हैं। इसका मतलब है कि ज्योतिरादित्य गर्वोक्ति न करें, कभी उनका भी मौका आ सकता है। इसी तरह का एक बयान शिवराज सिंह चौहान ने भी दिया था जब कमलनाथ की सरकार बनी थी और उनको सरकार से विदा होना पड़ा था। तो उन्होंने कहा था टाइगर अभी ज़िंदा है। सब मानते हैं कि शिवराज सिंह टाइगर अभी ज़िंदा है और सरकार चला रहा है, लेकिन सबको ये भी पता है कि वो टाइगर अब मोदी शाह के हंटर से कितना डरा सहमा रहता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उस सर्कस का टाइगर बन गए हैं और जिसकी वजह से अपने ही मंत्रिमंडल में वो अपने ही लोगों को जगह नहीं दिलवा पाए और सिंधिया के 14 लोगों को उनको शामिल करना पड़ा। लेकिन सिंधिया को याद रखना चाहिए कि उनके 14 जो समर्थक मंत्री बने हैं, उनको अभी एक अग्नि परीक्षा से गुजरना है। ये हकीकत है कि सिंधिया अपने दम पर 14 क्या 4 विधायकों को भी चुनाव नहीं जिता सकते हैं। उनका कोई उस तरह का जनाधार नहीं है। उनकी लोकप्रियता है, मंच पर वो अच्छे सजते हैं, क्योंकि उनका एक सामंती बैकग्राउंड है, राजमहल से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका एक आकर्षण रहता है। लेकिन उनका जनाधार सिफर है। चंबल के बाहर तो बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश की बात, तो अगर हम मध्य प्रदेश व्यापी जनाधार की बात करें तो उसमें तो वो पूरी तरह से शून्य है। चंबल रीजन में थोड़ा बहुत है, लेकिन वो भी कि अपने 14 विधायकों को अपने दम पर जिता लें, ये उनमें दम नहीं है। तो जग जाहिर है कि पूरे चंबल मावड़ा क्षेत्र में कांग्रेसियों की ये जो घुसपैठ है, ये भी बीजेपी के लिए गहरा असंतोष पैदा कर रही है। ये असंतोष मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जगह जगह हमें देखने को मिला। सड़कों पर भी लोग उतरे, उन मंत्रियों, उन विधायकों, उन नेताओं के समर्थक जिनको जगह नहीं मिली। ऐसे में पूरी संभावना है कि चुनाव में ज़बरदस्त भितरघात होगा। इन जो 22 दल बदलू विधायक कांग्रेस से आकर बीजेपी में शामिल हुए, उनको अगर टिकट मिलती है और चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है कि जो स्थानीय दावेदार हैं, जो बीजेपी के पहले से जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी टिकट कटेगी और वो नहीं चाहेंगे कि जो जीवन भर की कमाई उन्होंने यहाँ पर अपने जनाधार बनाने में लगाई है, वो कोई दूसरा हड़प कर ले जाए, कांग्रेसी उसको छीन ले उनसे। तो वो उसका विरोध करेंगे और भीतरघात के ज़रिए उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। तो जाहिर है कि सिंधिया की असली जो परख है वो चुनाव में है, उपचुनाव में होगी। मगर वे अपने साथ लाए 22 विधायकों को टिकट दिला पाए और कम से कम 20 को जिता पाए, तभी बीजेपी में उनकी हैसियत बनी रहेगी, वरना वे टाइगर नहीं कुछ और बन जाएंगे।
हालांकि अपनी सरकार बचाने के लिए शिवराज और बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, सारे छल प्रपंच किए जाएंगे, मगर इनमें से जितने हारेंगे उतने मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। वही नहीं, हारने वालों का अपना राजनीतिक करियर भी ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और बीजेपी में तो जाहिर है कि चूँकि वो दल बदलू हैं, घुसपैठिए हैं, इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई वक़्त नहीं रहेगी और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस करना पड़ेगा। फिर अभी बीजेपी की गरज है, मोदी शाह की गरज है, वो कमलनाथ की सरकार को गिराना चाहते थे, अपनी सरकार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिंधिया की हर शर्त को मान लिया था। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे और राज्य में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी, और जाहिर है कि जो भी ये विधायक सारे बीजेपी के टिकट से जीतेंगे, फिर उनको बाहर निकलने की गुंजाइश उनके पास नहीं रह जाएगी, तब ऐसी स्थिति में सिंधिया की स्थिति और भी कमज़ोर हो जाएगी प्रदेश की राजनीति में। ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी में शिवराज के अलावा और भी कई दिग्गज नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र तोमर हैं, नरेंद्र मिश्रा हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, ये तमाम लोग हैं। तो इनके सामने सिंधिया साहब की एक भी नहीं चलेगी, सब मिलकर उनको एक कोने में धकेल देंगे। और फिर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में संघ का भी एक दबदबा है, एक से है, उसके कहने पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और चूँकि सिंधिया का कोई संघी बैकग्राउंड नहीं है, वो संघ के कार्यकर्ता या शाखा में जाने वाले स्वयंसेवक नहीं रहे हैं, प्रचारक नहीं रहे हैं, इसलिए उनको बहुत ही कम महत्व मिलेगा, उनकी अहमियत बहुत कम होगी। और ख़ास तौर से चूँकि वो वंशवादी राजनीति के प्रतीक भी हैं और बीजेपी वंशवादी राजनीति के खिलाफ लड़ती भी रही है, इसलिए उनको और भी ज़्यादा एक तरह से अछूत की तरह देखा जाएगा। तो उनको घुलने मिलने में बीजेपी में अभी बहुत वक्त लगेगा, उनको एक्सेप्ट करने में बीजेपी को बहुत वक्त लगेगा। और चूँकि इतने कद्दावर नेता वहाँ हैं, इसलिए उनको अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। और हम सब जानते हैं कि मोदी और शाह की जो अपनी राजनीति है, उसमें वो इस तरह के नेताओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उन्हें महत्व नहीं देते हैं। महत्व जब उपयोग हो जाता है तो उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ये तो है कि अब चूँकि राज्यसभा के लिए नामिनी चुन लिए गए हैं और उनको मंत्री भी बनाया जाएगा, संभवतः ये सौदेबाजी के हिसाब से तय हुआ होगा, मगर राष्ट्रीय स्तर पर भी सिंधिया की कोई हैसियत बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि घटने वाली है। कांग्रेस में थे तो चूँकि गांधी परिवार के बिल्कुल नज़दीक थे, बल्कि एक तरह के उसके सदस्य थे, इसलिए उनको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मिलती थी। जिस अहमियत के वो हकदार नहीं थे वो भी उनको यहाँ मिल रही थी। लेकिन अब बीजेपी में उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जहाँ राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की हैसियत कुछ न रह गई हो मोदी शाह के मंत्रिमंडल में, वहाँ सिंधिया जी किस खेत की मूली हैं, कौन सी खेत की गाजर मूली होंगे। जाहिर कि टाइगर होने का जो भ्रम उन्होंने पाल रखा है, उसे उन्हें जल्दी ही भूलना पड़ेगा। नहीं भूलेंगे तो बहुत कष्ट होगा, क्योंकि अब उन्होंने दूसरा अपना जो पुल है वो जला दिया है। लौटने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। हालांकि गांधी परिवार हमेशा मुझे लगता है कि वो उनके लिए दरवाज़े खुला रखेगा और उनको उनकी इस गलती को भी माफ़ कर देगा, लेकिन ये लौटना और भी ज़्यादा अपमानजनक होगा उन परिस्थितियों में। तो ये याद रखना चाहिए जो खुद को टाइगर बता रहे हैं उनको। हालांकि इस बात के अवसर बहुत कम हैं, बहुत कम लोग मान रहे हैं, लेकिन राजनीति में क्या होगा कुछ कोई नहीं जानता। फ़र्ज़ कीजिए कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं कुछ दूसरे तरीके के आते हैं, जिसमें कांग्रेस थोड़ा मजबूत होकर उभरती है, तो जो प्रदेश की राजनीति है वो फिर से पलट जाएगी। तब एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत होगी और हो सकता है कि उसकी सत्ता में भी वापसी हो जाए। दिग्विजय और कमलनाथ बीजेपी के जो असंतुष्ट हैं उनमें से कुछ तोड़ने को भी सफल हो जाएं, तो उस सूरत में उनके समर्थकों का क्या होगा, वो जो टूट कर गए हैं उनका क्या होगा, और सिंधिया का अपना वजूद क्या होगा। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उसको चलाते हैं, तो चंबल क्षेत्र में भी उनकी जड़ें काटने में वो कोई मुरव्वत नहीं दिखाएंगे। तो ये चीज़ भी
सिंधिया को ध्यान में रखना चाहिए। महल में रहते हुए राजनीति करना अलग बात है, और अब बीजेपी के अंदर जाकर अपनी राजनीति को बचाना, अपनी राजनीति को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ये जो टाइगर अभी ज़िंदा है, ये अभी हमें देखना है कि टाइगर कितना ज़िंदा है, कितना टाइगर की तरह वो रह पाता है, या बीजेपी के बाड़े में आकर उसे दूसरे नेताओं की तरह मोदी शाह के हुक्म का ग़ुलाम बनना पड़ता है। तो ये बहुत अभी देखने की बात है, और ये जो टाइगर कथा है अभी इसके बहुत सारे अध्याय बाकी हैं जो आने वाले वक्त में ज़्यादा नहीं 6 महीने 8 महीने साल भर में ही खुलेंगे, तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी एक नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।